नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक के विषय में हम पढ़ रहे थे। आज हम रंगमंच के दृष्टिकोण से स्कंदगुप्त नाटक की आलोचना विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्कंदगुप्त प्रसाद जी की अन्यतम कृति है। इसमें आकर जयशंकर प्रसाद का नाट्य वैभव और काव्य सौंदर्य घुल मिल गया है। प्रसाद ने सभी प्रकार के नाटकों का निर्माण किया है, परंतु विशेष रूपेण उनके नाटक इतिहास के आधार पर अधिक सृजित हुए हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि उन्होंने इतिहास की निर्मम चट्टान पर अपने रूपकों के सरल कथानक का निर्माण किया है। इतिहास के तथ्यों में उनके कल्पना का प्रवाह रोचकता और युग अनुकूलता उत्पन्न कर देता है। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने अपनी शोध कृति प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन में लिखा है कि रचना पद्धति और नाटकीय गुण के विचार से प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्कंदगुप्त है। इसमें पाश्चात्य भारतीय नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग बड़ा ही सुंदर हुआ है। वस्तु तत्व, चित्रांकन, संवाद और देश काल का चित्रण इसमें बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। स्वयं लेखक को अपनी इस रचना से बहुत ही संतोष था। हमें रंगमंच अथवा अभिनय के दृष्टिकोण से स्कंदगुप्त नाटक का सर्वेक्षण करना है। अभिनय का अर्थ होता है सम्मुख ले आना। डॉक्टर गुलाब राय के मतानुसार प्रसाद जी के नाटकों का सबसे पहला दोष रंगमंच विषयक है। उनके नाटकों में अभिनय की त्रुटियां हैं। नाटक प्रयोगवान कला है। महाकवि कालिदास ने उसे मालविकाग्निमित्र में चाक्षुष प्रयत्न कहा है। यह कहा जाता है कि प्रसाद के अधिकांश नाटक रंगमंच के विचार से दोषपूर्ण और अव्यवहारिक है। इस संबंध में प्रसाद जी का व्यक्तिगत मत काफ़ी मूल्य रखता है। उन्होंने कहा है कि मेरी रचनाएं तुलसी दत्त, शैदा या आगा हश्र की व्यावसायिक रचनाओं के साथ नहीं नापी तोली जानी चाहिए। मैंने उन कंपनियों के लिए नाटक नहीं लिखे हैं जो चार चलते अभिनेताओं को एकत्र कर कुछ पैसा जुटाकर चार पर्दे मंगनी मांग लेते हैं और दुअन्नी अठन्नी के टिकट पर इक्के वाले, खोमचे वाले और दुकानदारों को बटोर कर जगह जगह प्रेषण करती फिरती हैं। उत्तर रामचरितमानस, शकुंतला और मुद्रा राक्षस नाटक कभी न ऐसे अभिनेताओं द्वारा अभिनीत हो सकते हैं और न ही जनसाधारण में रस के उद्रेक का कारण बन सकते हैं। उनकी काव्य प्रधान शैली और कुछ विशेषता चाहती है, और अगर पर्याप्त द्रव्य काम में लाए जाए तो ये नाटक भी अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। स्कंदगुप्त नाटक पर 7 दृष्टियों से अभिनेता संबंधी आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहला तो कि यह नाटक काफ़ी बड़ा है। इसके लिए कम से कम 5 से 6 घंटे भी यथेष्ट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अस्वाभाविक बातें भी आ गई है, जैसे कि समस्त नारी पात्रों का कहीं से कहीं पहुंच जाना। विजया मालवा से झट कुसुमपुर पहुंच जाती है और वहां से गांधार। उसी प्रकार से धन की आवश्यकता के लिए गांधार में भूमि खोदते ही रत्नगृह का प्रकट हो जाना भी कुछ नैसर्गिक प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े स्वगत भाषण, कथोपकथन एवं संवाद प्रयोग के विचार से ठीक नहीं जचते, क्योंकि स्फूर्ति की समता का इतना निर्वाह अभिनेताओं से नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो संवाद बहुत कठिन भी हो गए हैं। यथा धातुसेन प्रवेश करके अहंकार मूल
अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वात्मवाद को नष्ट नहीं किया। यदि वैसा करते तो इतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी। उपनिषदों की नेति नेति से ही गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। यह प्राचीन महर्षियों का कथित सिद्धांत मध्यमा प्रतिपदा के नाम से संसार में प्रचारित हुआ। व्यक्ति के रूप में आत्मा के सदृश कुछ नहीं है, यह एक सुधार था, उसके लिए रक्तपात क्यों। इसी प्रकार से धातुसेन, मातृगुप्त, विजया, देवसेना, स्कंदगुप्त आदि के संवाद भी कहीं कहीं बहुत लंबे हो गए हैं, जिनको कि पूर्ण रूप से अभिनय करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त इस नाटक में अधिक और लंबे गाने भी हैं जो कि बहुत समय लेते हैं और साथ ही एक विरक्ति उत्पन्न कर देते हैं। 12 से लेकर 30 पंक्तियों के गाने हैं और डॉक्टर भगवत शरण ने लिखा है कि कई गाने तो घटिया किस्म के हैं। स्कंदगुप्त में 16 गीत हैं, जिनमें 7 की गायिका देवसेना है। सोमनाथ गुप्त ने लिखा है कि देवसेना के गीत तो नारी हृदय का सचित्र इतिहास है। एक और उनमें प्रेमी का रंग है, पुरुष के गुणों पर रीझ कर उन पर अधिकार कर अपना सर्वस्व निछावर करने की अभिलाषा है, तो दूसरी ओर कर्तव्य का पालन करते हुए त्याग का मूर्तिमान अंकन है। एक उसकी जीवन का पूर्वार्ध है और दूसरा उत्तरार्ध। एक गीत देवसेना की सखी उसी के प्रति गा रही है, एक गीत विजया का है और 2 हैं नर्तकियों की। पुरुष पात्रों में केवल एक पात्र है। कवि मातृगुप्त भी गीत सुनाता है, एक गीत नेपथ्य से सुनाई पड़ता है। कुछ साहित्यकारों ने प्रसाद के नाटक में गीतों को अभारतीय घोषित करने का प्रयास किया है। ऐसे समीक्षकों में सर्वाधिक सुरीली तान आधुनिक युग के नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कही है। उनका कथन है कि प्रसाद के गीत काव्य में प्रणय की जगह छिछले रोमांस की बाढ़ आ गई है। वे व्यास और कालिदास की परंपरा के न होकर शेक्सपियर की परंपरा के बन चुके हैं। उनका मत है कि यदि संपूर्ण गीतों को नाटक से निकाल भी दिया जाए तो नाटक पर किंचित भी प्रभाव पर नहीं पड़ता। परंतु दशरथ ओझा ने अपने ग्रंथ हिंदी नाटक और विलास में लिखा है कि हमारा विश्वास है कि प्रसाद की नाट्य कला का ज्यों-ज्यों परीक्षण होगा त्यों-त्यों उनके गीतों का अर्थ स्पष्ट होता जाएगा और उन्हें अभारतीय कहने का स्वर जो है वह स्वतः ही मंद पड़ता जाएगा। इसके अतिरिक्त काव्य तत्व की प्रचुरता के कारण भावों का संबंध भी कम हो जाता है और सामाजिक रसास्वादन में विघ्न पहुंचाता है। भाषा भी अत्यधिक संस्कृत निष्ठ है। विशिष्ट रूप से मातृगुप्त की भाषा का प्रयोग गांभीर्य, काव्य कमनीयता व शिल्प सौंदर्य से मंडित प्रतीत होता है। उनका एक दृष्टांत दृष्टव्य है। मातृगुप्त कहते हैं, उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से आलोकित प्रभा के पीले पोखराज का सा एक महल था। उसी में नवनीत की पुतली झांक कर विश्व को देखती थी। वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी। सुनहरी किरणों को जलन हुई। उसने तृप्त होकर महल को गला दिया। उसका मंगल हो। हमारे अश्रु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं। मौन नीड़ में निवास करने दो, छेड़ो मत मित्र। इस प्रकार से मातृगुप्त का यह संवाद अत्यधिक गांभीर्य, भाषा के गांभीर्य और काव्य कमनीयता को लिए हुए हैं, जो कि भावों के रसास्वादन में विघ्न पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त प्रसाद के नाटक में दृश्यों का विभाजन भी दोषपूर्ण है। रंगमंच का विस्तार
सीमित होता है। यदि विभाजन का यह क्रम हो कि दो आगे पीछे ऐसे रख दिए जाएं जिनमें स्थान और सज्जा अधिक अपेक्षित हो, तो रंगमंच का प्रबंध बिगड़ जाएगा। वास्तव में स्कंदगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में चतुर्थ दृश्य रखने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं दिखाई देता। यदि इसे नाटक से निकाल भी दिया जाए तो नाटक की कथा वस्तु पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। चूंकि इस दृश्य के द्वारा प्रसाद जी अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं का उद्घाटन चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस दृश्य की सृष्टि इस नाटक में की। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने लिखा है कि प्रसाद को रंगमंच व्यवस्था का व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, अन्यथा ऐसा क्रम नहीं रखा जाता। पात्र पात्रियों की संख्या भी अधिक है। स्कंदगुप्त में 25 पात्र तो कथानक में आते ही हैं और अन्य पात्र ऐसे भी हैं जो कि अत्यल्प समय के लिए आए हैं। इस प्रकार पात्रों की एक फौज ही तैयार करनी पड़ती है जो कि उसकी अभिनेता में विघ्न उत्पन्न कर देती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि अतीत के महान गौरव का निराकरण करना नाटककार का ध्येय नहीं होना चाहिए। उसमें राम और रावण दोनों पक्षों को पूरी तरह खोल कर रखा जाए, तभी अतीत के स्वरूप की रक्षा की जा सकती है। डॉक्टर भगवत शरण ने रंगमंच की दृष्टि से स्कंदगुप्त अथवा प्रसाद के अधिकांश नाटकों को असफल और खेले जाने के अयोग्य बतलाए हैं। उनमें साहित्यिक सौंदर्य तो अवश्य है, परंतु वे केवल पढ़ने के काम के हैं। कोई अगर एक बार खेल भी ले तो दूसरी बार उसे पर्याप्त दर्शक नहीं मिलेंगी। ये नाटक मुख्यतः पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, लेकिन इसके विपरीत डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि प्रसाद जी के नाटक रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुके हैं। वास्तव में प्रसाद के स्कंदगुप्त या किसी अन्य नाटक पर अभिनेता के संबंध में अतिशयोक्ति के साथ आरोप लगाए जाते हैं। श्री चेंज दलर ने अपने ग्रंथ एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा में लिखा है कि सामाजिक आलोचना के नाटक इतने गंभीर तथा अविनोदशील और इतने वैज्ञानिक तथा नीतिपरायण होते हैं कि वे अभिनय के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण शुक्ल शिलीमुख ने अपनी पुस्तक प्रसाद की नाट्य कला में लिखा है कि नाटक के अभिनेता के बहुत आग्रह में आधुनिक ढंग के सामाजिक या सांकेतिक नाटक अथवा गीति नाट्य तो नाटक नाम के अधिकारी रहते ही नहीं हैं। इसके अतिरिक्त हमको संसार के बहुत से श्रेष्ठ नाटककारों को नाट्यकार के पद से पदच्युत करना पड़ेगा। स्वीनबर्न के नाटक अनअभिनय है। शेक्सपियर का रंगशाला से घनिष्ठ संबंध होते हुए भी उनके अनेक नाटक विद्वानों की सम्मति में अभिनय के लिए अनुपयुक्त हैं। उनके किंग लियर व हेमलेट को चार्ल्स लैम्प ने बहुत पहले ही अनअभिनय ठहरा दिया था, तो क्या हम यह कहें कि शेक्सपियर नाटककार नहीं था? वास्तव में नाटककार और अभिनय स्वामी का कार्य एक नहीं है। प्रसाद जी के नाटकों में दोषों का परिहार सहज ही किया जा सकता है। उनमें रंगमंच के अनुकूल क्रिया व्यापार का वेग, श्रृंगार और वीर रस परिपूर्ण कथोपकथन, सुंदर गीत आदि का आयोजन है। स्कंदगुप्त के संपूर्ण प्रथम अंक में आकर्षणपूर्ण दृश्यों का तारतम्य प्राप्त होता है, जो कि अभिनेता के दृष्टिकोण से दर्शकों का मन मुग्ध कर सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रसाद के नाटकों की युक्ति युक्त विवेचना करते हुए लिखा है कि इन नाटकों का महत्व असीम है। एक और पाठक जहां उनके दोषों को देखकर विक्षुब्ध हो उठता है, तो दूसरी ओर उनकी शक्ति और कविता से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। ये नाटक वास्तविक अंशों में जितने महान हैं, संपूर्ण रूप में उतने नहीं। श्री कृष्णदास ने अपने ग्रंथ हमारी नाट्य परंपरा में
रूस व अमेरिका की प्रगतिशील नाट्यशालाओं का दृष्टांत देते हुए बताया है कि आज के सर्वसाधन संपन्न युग में प्रसाद के नाटकों का अभिनय तथा रंगमंचीय होना सरल है। अंत में हम डॉक्टर दशरथ ओझा की ग्रंथ नाट्य समीक्षा के अंतर्गत उनके शब्दों में कह सकते हैं कि प्रसाद के नाटकों के लिए रंगमंच तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रेक्षक बनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।